नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। प्रदूषण जितनी बड़ी समस्या है, क्या हम उसे उतनी गंभीरता से ले रहे हैं? आज तो ताजमहल की तस्वीरें आई, वो धुंध की चादर में छिपा हुआ दिखा। वो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे ताजमहल की, जिसमें वो धुंध की चादर में पीछे छुपा हुआ है और नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर आगरा में भी प्रदूषण ने बुरा हाल किया हुआ है। वहाँ भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। हवा में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और धूल की मात्रा बढ़ने से स्थिति हुई है। तो कंस्ट्रक्शन का काम हो, वाहनों की बढ़ती संख्या हो, पराली का जलना हो, हवा के बहाव में ठहराव हो और ऊपर से त्योहारों में बाजारों में भीड़। तो आज दिल्ली सरकार ने ग्रैप 4 लागू कर दिया है। ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके तहत वाहनों से प्रदूषण पर लगाम लगाने के प्रयास होंगे। तो इसके लागू होते ही डीजल, कमर्शियल व्हीकल्स और सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। आज ऐलान हो गया है कि ऑड इवन दिवाली के बाद से लागू होगा। तो एक ग्राफ जी, ये तस्वीरें हम बता रहे हैं कि किस तरह से 13, 15, 17, 19 नवंबर को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। ग्राफिक के जरिए तिथियां आप देख लीजिए। और 14, 16, 18, 20 नवंबर को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी, लेकिन दिवाली के एक दिन बाद से है। तो क्या ये कदम पहले उठाने चाहिए थे? आइए सुन लेते हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का क्या कहना है। दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली से जुड़े एनसीआर में भी हालात उतने ही खराब हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में फिलहाल पाबंदियां नहीं हैं। कुछ जगहों पर है भी तो उनका पालन नहीं हो रहा है। और ड्रोन से हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो ली गई हैं। और धूल भरी हवा, किस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दिल्ली के एनसीआर का इलाका है। हमारे गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा का ये हाल है। तो हमने आगरा की तस्वीरें देखी और अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति बनी हुई है। मुंबई की तस्वीरें हम आगे आपको दिखाएंगे। वहाँ पे तो हाई कोर्ट ने ही संज्ञान पूरा ले लिया है। हमारे साथ खास मेहमान है अनुमिता रॉय चौधरी, कार्यकारी निदेशक CIC के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। मैम, आज ऑड इवन लागू हो गया, एक तरह से उसका ऐलान हो गया है, दिवाली के बाद लागू होगा। ये कदम कितना कारगर है? क्या ये कदम पहले उठा लेने चाहिए थे? देखिए, अभी जो हालात है जिसको हम एयर इमरजेंसी मानते हैं, तो इस वक्त तो इमरजेंसी एक्शन ही हम ले सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि टेम्पररी और काफी हार्ड एक्शन हो, ताकि अभी जो प्रदूषण बाहर थमा हुआ है, क्योंकि हवा नहीं है शहर में, और जो कूल काम कंडीशन के लिए जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, अभी हम सिर्फ यही कर सकते हैं ये इमरजेंसी एक्शन के जरिए कि और भी पोल्यूशन की लोडिंग ना करें। और ये जो इमरजेंसी एक्शन की बात हो रही है कि ऑड एंड इवन हो, या ट्रक पर रोक लगाएं या कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाएं, ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि आपने किया और हवा साफ हो गई। हवा साफ नहीं होगी, पर जो इसके कारण जो होने वाला है वो है कि जब सांस लेना इतना जो इतना प्रॉब्लम है अभी, तो उस वक्त हमें यही देखना है कि इस तरीके से कदम लेके हम और भी प्रदूषण को ना जोड़ें। तो यही मकसद। अब बात है कि इनके इम्प्लीमेंटेशन का, कि कितना वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होगी, कितना एनफोर्समेंट और कितना स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिंजेंसी साथ ये इसको एनफोर्स कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी इमरजेंसी एक्शन कन्वीनियंट नहीं होता है, इसमें लोगों को दिक्कतें आएंगी, जरूर आएंगी। पर देखिए, दिक्कतें तो हमें झेलनी पड़ेगी अगर साल भर जो काम हमें करना था, जिससे पूरा प्रदूषण की मात्रा को जो हमें कम करना था, वो तो हम नहीं कर पाए। और जब ये आपातकालीन स्थिति बनती है, जब लोकल लेवल की जो बेसलाइन पोल्यूशन है वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और उसके ऊपर जब ये मौसम बिगड़ती है, एकदम से तेजी से प्रदूषण बढ़ता है। हम तो चौकन्ने थे जब नवंबर 2 को जब ये पहला माहौल शुरू हुआ कि 24 घंटे अंदर
68% तक प्रदूषण बढ़ गई थी। और जो लगातार ये जो 300 AQI के ऊपर जो चल रहा है, 2020 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले उसके पहले हमने थोड़ा देखा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे एक इतना तो पता चलता है कि जितना काम करना चाहिए था हमें, हमने नहीं किया। और यही कारण है जो हम आज देख रहे हैं। जी अनुमिता जी, एक और सवाल, जो ग्रैप है वो ग्रैप 4 अभी लागू हुआ है, क्या ये समय आ गया है पहले तो मैं आपसे क्या उसकी उनकी दोबारा समीक्षा हो, और क्या कारण आप देख रही हैं जो दिल्ली को सबसे ज़्यादा इस समय जो चीज़ें हैं वो पोल्यूट कर रही हैं? दिल्ली हमारे NCR तमाम हम देख लें इलाकों को, तो वो भी, और क्या ग्रैप को दोबारा अब समीक्षा करनी चाहिए कि अब दोबारा इनको पहले लागू करें या कैसे लागू करें? देखिए, इस बार जो हम देख रहे हैं ग्रैप वो हालात बिगड़ने के बाद, उसके बाद ये ग्रैप के मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। पर ये तो प्रिवेंटिव होना चाहिए था। आपको पहले से कदम लेके देखना चाहिए था कि हम प्रदूषण को कैसे रोकें कि अगर मौसम बिगड़ने वाला है तो इतना ज्यादा और इतनी तेजी रफ्तार से प्रदूषण ना बढ़े। तो एक तो ये हमें जरूर देखना है, और ये हम कर सकते हैं क्योंकि अभी दिल्ली में जो फोरकास्टिंग का जो सुविधा है वो मौजूद है कि हम फोरकास्ट करके बता सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में कैसा मौसम होगा, प्रदूषण कितना बढ़ने वाला है। तो ये जरूर है कि हमें ग्रैप की इम्प्लीमेंटेशन और भी जल्दी करनी चाहिए थी। और दूसरी बात है कि प्रदूषण कहाँ से आ रहा है। अभी जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी हर घंटा वो एस्टिमेट करके बताते हैं अपने वेबसाइट में कि डिफरेंट पोल्यूशन सोर्सेस का कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे आज जब हमने अभी देखा, या जो यस्टरडे हमने देखा, तो कि अभी दिल्ली में एक तो है बराली का कंट्रीब्यूशन, अभी वो सबसे ज्यादा है, और बाहर से जो प्रदूषण आ रहा है वो सबसे ज्यादा है। पर अगर आप दिल्ली की अपनी और दिल्ली के बाहर के प्रदूषण को लेके, तो व्हीकल्स की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो अभी तीसरे दर्जे पे है। और अगर आप सिर्फ दिल्ली की सिर्फ अपनी जो सोर्सेस, अगर उसकी रैंकिंग करेंगे तो व्हीकल्स टॉप में है आज। अबाउट 52% आज के दिन जो वाहनों से जो प्रदूषण हो रहा है वो आ रहा है हमारे सामने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम इमरजेंसी एक्शन ले रहे हैं तो गाड़ियों को हम इमरजेंसी एक्शन के बाहर नहीं रख सकते। तो और यही कारण है जो ऑड एंड इवन के बारे में चर्चा हो रहा है। पर अभी हमें देखना है कि ऑड एंड इवन को वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, बिल्कुल, और कितना छूट देने वाले हैं। जी बिल्कुल, कैसे लागू करेंगे ये बहुत अहम रहेगा। पहले ग्रैप्स को लागू कर लेना चाहिए था, स्टेज 4 को। संक्षेप में आप ये बताइए कि क्या किया जा सकता है कि ये पोल्यूशन, इस पर थोड़ी सी लगाम लगे या कुछ राहत मिले लोगों को, निवासियों को। देखिए, कम समय में तो हम बहुत कम ही कर पाएंगे, क्योंकि अगर अभी हम जो प्रदूषण बाहर आ चुकी है और थमी पड़ी हुई है, वो तो जब हवा आएगी उड़ा के ले जाएगी तभी ये हल्का होगा। पर तब तक हमें इतना ही देखना होगा कि हम और भी प्रदूषण ना जोड़े, और उसके लिए तो इमरजेंसी एक्शन जो लिए जा रहे हैं, जो फिजिबली हम कर सकते हैं, वो तो हो रहा है। पर फिर भी हमें सबको ध्यान देना होगा, इमरजेंसी एक्शन से कोई समाधान नहीं है, और साल भर का जो एक्शन हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम के लेवल पे, उसको हमें बहुत तेजी से बढ़ाना है। बिल्कुल अनुमिता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में हवाओं का इंतजार है कि कुछ चले तो राहत दिल्ली वासियों को मिले। बहरहाल, जैसे हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से दिल्ली के आसपास इलाकों में भी हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में वैसे ही बने हुए हैं। यहाँ पर हालात को लेकर प्रशासनिक लापरवाही भी है। कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी बावजूद इसके एनडीटीवी के कैमरे ने नोएडा में कंस्ट्रक्शन किए जा रहे काम को पकड़ा है। जमीन पर कुछ काम तो किए जा रहे हैं, पर अगर पाबंदी बेअसर हो तो बड़ी लापरवाही भी है। एक रिपोर्ट। ये अभी कितने लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं? 10-15 आदमी हैं। बस? और दिन ज्यादा रहते थे? नहीं, ये बस यही चलता है कब। 10-15 आदमी। और ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये तो कॉन्ट्रैक्टर का काम है, बिल्डिंग का। अभी कितना आदमी काम कर रहा होगा? 10-12 आदमी। नोएडा फेज 2 का सेक्टर 83, निर्माण कार्य पर पाबंदी पर यहाँ बेअसर। इंडस्ट्रियल इलाका है, लेकिन मनाही के बावजूद एक फैक्ट्री में मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हैं। नोएडा फेज 2 के सेक्टर 83A में हम हैं, और यहाँ पर आप देखिए, ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी सीधे तौर पर मनाही है।
बिल्डिंग में सबसे ऊपर काम चलने की बात आई तो सीढ़ियों से 5वीं मंजिल पर जा पहुंचे। कैमरा माइक देखते ही मिस्त्री काम छोड़कर उतर आया। शायद नीचे से फोन भी पहले आ गया हो। गलती का एहसास हुआ और कैमरे पर मान भी गया। पुलिस साहब ऊपर काम कर रहे थे, हमको देखते ही नीचे आ गए, क्यों? नहीं, टाइम हो गया खाना खाना खाने का। आज काम सुबह से ही चल रहा है। सुबह से चला ना है 10 बजे से। तो लग रहा है कुछ गलत हो गया कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि गलत नहीं है, सब ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन करना हर जगह में मना किए तो गलत है। गलत है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। हमारा क्या गलत है सर? हमारा पेट के लिए आया और 10 कमाने के लिए। कंपनी वाला जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। बात सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक नहीं सिमटी। पाबंदी के बाद भी स्टोन क्रशर चालू है। नोएडा के डूब क्षेत्र में चलने वाले स्टोन क्रशर को कायदे से बंद होना चाहिए, लेकिन आवाज पर प्रशासन जरा गौर फरमाए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी का छिड़काव चल रहा है। पहले ड्राइवर ने कहा 2-3 महीने से छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन सवाल के जरिए घेरा तो पता चला कल से ही काम पर है। पानी का छिड़काव जो कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? ये लगभग हो गए 2-3 महीने तो ऊपर हो गए। लोग तो कह रहे हैं कि कल परसों शुरू किया है। हाँ, मतलब कल परसों तो बाहर किया था चालू, पहले कहीं अंदर चल रहा था। अच्छा, हाँ। कल परसों शुरू किया है। कल से शुरू किया है। हाँ हाँ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोगों ने प्रदूषण पर प्रशासन की अनदेखी के बाद रविवार को प्रदर्शन तक किया, तब जाकर टैंकर पहुंचा। अच्छा, ये पानी का टैंकर कब से दिखना शुरू हुआ? ये जो छिड़काव कर रहे हैं रोड पे? सर, ये बरसाती मेढक है। अभी देख रहा हूँ कि आप लोग आए हैं तो ये भी आ गया है। पता नहीं को कैसे पता चल जाता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक मूर्ति चौक पे हमने प्रदर्शन किया, और वो प्रदर्शन करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो दमघोटू और प्राण घातक जो वायु का प्रदूषण हो रहा है, इसके ऊपर हमें नहीं लगता कि कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अब रुख किया गाजियाबाद का। इंदिरापुरम में स्कूल की बसें दौड़ रही है और जहरीली हवा में बच्चे स्कूल से घर लौट रहे हैं। इस स्कूल में है और अभी तक छुट्टी नहीं हुई है गाजियाबाद में। केवी में है। हाँ, केवी में केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में। हाँ। छुट्टी की कोई घोषणा नहीं हुई? अभी नहीं हुई। कोई सूचना नहीं आई आपको? नहीं। ये धूल गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार की है और प्रशासन की मुस्तैदी का नमूना देखिए। यहाँ धूल ही नहीं, कचरे से निकलता धुआं भी है। ये सब भी छोड़िए, निर्माण का काम भी जोरों पर। जब प्रशासन अलर्ट न हो तो बानगी आपके सामने। काम जो बंद होना चाहिए चालू है। ये काम अभी तक तो बंद होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन वाला काम या ये सब वाला काम। पता है आपको? मुझे नहीं पता। पता होता तो फिर मैं आपको बताता। लापरवाही इसलिए कि प्रशासन मुस्तैद नहीं। कागज पर बनने वाले फरमान पर जमीन पर कोई अमल नहीं, तो इस दमघोटू हवा में घुटते जाइए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से अपने सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ गाजियाबाद से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई का भी जिक्र कर देते। मुंबई में पहले से हवा खराब चल रही है और ऐसे में मुंबई के बांद्रा इलाके में माहिम कोलीवाड़ा के पास पड़े कचरे में कुछ लोगों ने आग लगा दी, जिसकी वजह से आसमान में पूरा काला धुआं नजर आने लगा। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया, लेकिन इस शरारत ने हवा में जो जहर घोलने का काम करना था वो हो गया और ये आग किसने लगाई इसकी तफ्तीश की जा रही है। बहरहाल इस बीच मुंबई में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी और कहा कि निर्माण कार्यों पर शुक्रवार तक रोक लगनी चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम से कार्रवाई की उम्मीद है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार तक फौरी उपाय किए जाएं। कोर्ट मित्र ने कहा कि ये जीने मरने के हालात हैं, ये सिर्फ अभी की पीढ़ी के लिए नहीं है, ये हमारे भविष्य की पीढ़ी के लिए भी है। और मुंबई की स्थिति पर और जानकारी दे रही है प्रदूषण पर हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज। मुंबई के अहम इलाकों में से एक जी नॉर्थ वार्ड के दादर इलाके में हम हैं और बीएमसी किस तरह से सड़कों पर अब मशीनें दौड़ा रही हैं, हम आपको वो दिखा रहे हैं। मिस्ट मशीन के बाद अब ये जो स्प्रिंकलर मशीनें हैं, अब इसकी भी तैनाती हो गई है। और इसी बीच वायु प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम से कार्रवाई की उम्मीद है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार तक फौरी उपाय किए जाएं।
कोर्ट ने कहा ये जीने और मरने के हालात हैं, ये सिर्फ अभी की पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि ये हमारे भविष्य की पीढ़ी के लिए भी हैं। तो कोर्ट किस तरह से सख्त है, उसके बीच यहाँ पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई आपको हम दिखा रहे हैं। बीएमसी किस तरह से सड़कों पर ये मशीनें दौड़ा रही हैं, तो इनका काम क्या है। जो वायु प्रदूषण जिस वजह से है वो है धूल, सबसे ज्यादा डस्ट पोल्यूशन जिसकी वजह से मुंबई की हवा खराब है। ऐसे में ऐसे स्प्रिंकलर मशीनें जो हैं उन कणों को नीचे लाती हैं और जहां की AQI लेवल सबसे ज्यादा खराब है वहां पर इन मशीनों को दौड़ाया जा रहा है। एंटी स्मॉग गन मशीन आने में समय लगेगा, उससे पहले ऐसी स्प्रिंकलर मशीनें सड़कों पर हैं। 500 लीटर पानी इसमें एक बार रहता है और उन इलाकों में ये दौड़ाया जाता है जहां वायु गुणवत्ता खराब है। अपनी पहचान बताते हुए इस मशीन के बारे में बताइए ना, क्या कर रही है। अच्छा, मेरा नाम सावंत है, रत्नकांत सावंत है। मैं BMC SWM सुपरवाइजर हूँ। ये जो मशीन है ये अभी आजकल मुंबई में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो ये स्प्रिंकलर मशीन से पानी के वजह से तो पूरा डस्टबिन वो नीचे आ रहा है। सर, कौन कौन सी मशीनें पोल्यूशन को लेके अभी सड़कों पर घुमाई जा रही है। ट्रैक्टर मिस्ट ब्लोअर 2 है और एक जेट मशीन है। क्या काम करती है, कितने स्टाफ इसके ऊपर काम कर रहे हैं और कितने घंटे आप ये दौड़ा रहे हैं मशीन। तो 2 शिफ्ट में काम करते हैं, 8 घंटे का एक शिफ्ट रहता है, ऐसा 2 शिफ्ट रहता है इनका, वो हिसाब से काम करते हैं। और ऑलरेडी हमारे पास शेड्यूल बना है कि जहाँ पर ज़्यादा डस्ट, जहाँ पर धूल ज़्यादा उड़ रही है, वैसे हमने मतलब हमारे काजी सर यही इन्वायरमेंट है, उन्होंने वो मतलब शेड्यूल बनाया है कि जहाँ पर ज़्यादा डस्ट हो रही है, धूल का प्रमाण ज़्यादा हो रहा है, तो वो रोड का उन्होंने शेड्यूल बनाया और शेड्यूल के हिसाब से काम चलता है। करीब 1 महीने से हवा जो है यहाँ पर वो मॉडरेट श्रेणी में बनी हुई है। मुंबई की सड़कों की बात करें तो यहाँ पर कुल 24 वार्ड हैं। 24 वार्ड के 676 किलोमीटर की जो लंबी सड़कें हैं, वैसी 350 सड़कों को चुना गया है जहाँ पर रोजाना पानी का छिड़काव होगा, यानी कि अब सड़कें भी धोई जाएंगी। हवा से डस्ट पार्टिकल्स नीचे आए ऐसे के लिए स्प्रिंकलर्स हैं, मिस्ट मशीनें हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन अब सड़कों को भी धोया जा रहा है। और बीते 3 दिनों में हम बताएं 154 ऐसी सड़कें हैं जिनको धोया गया है। अभी तक 121 टैंकर्स की तैनाती हो रही है अलग अलग सड़कों पर। तो 24 वार्ड पर अब BMC इस तरह से वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए काम कर रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र दरियालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। हरियाणा के जींद से 60 स्कूली छात्राओं का प्रिंसिपल द्वारा यौन शोषण का मामला गंभीर सवाल उठा रहा है। पहले इन छात्राओं की शिकायत अनसुनी की गई, धमकियां दी गई कि फेल कर देंगे। छात्राओं ने मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला शिक्षक की भूमिका की भी जांच हो रही है। राज्य महिला आयोग ने पुलिस को उसके ढीले रवैये के लिए फटकार भी लगाई है। जींद जिले के एक सरकारी स्कूल के इस प्राध्यापक पर 60 छात्राओं के यौन शोषण का आरोप है। आखिरकार अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। आज हमने जो आरोपी है करतार सिंह, इनको हमने गिरफ्तार किया है। हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस थी। इनके SIT ने इनकी गहनता से पूछताछ की है और पूछताछ में ये कोई भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाए और जो क्रेडिबल एविडेंसेस अभी तक इन्वेस्टिगेशन के पास आए थे उसके बेसिस पे इनको गिरफ्तार किया है। नाबालिग छात्राओं ने मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को 5 पेज की एक बड़ी सी चिट्ठी लिखी थी। इसे हरियाणा के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और महिला आयोग को भी भेजा। उन्होंने प्रिंसिपल के कथित यौन हमलों का जिक्र किया और बताया कि वो उन्हें फेल करने की धमकी देते थे। प्रिंसिपल के अलावा एक महिला शिक्षक की भूमिका की भी जांच हो रही है। राज्य महिला आयोग ने पुलिस को उसके ढीले ढाले रवैये पर फटकार लगाई है और उनकी वो 31/8 वाली लिखी हुई हमको 12/9 को आती है। दैट मीन्स 31/8 से 12/9 तक, यानी 12-13 दिन, 14 दिन भी उन्होंने मन पक्का किया कि नहीं, हम महिला आयोग को भेज देते हैं। और महिला आयोग ने 12/9 को हमारे पास आए, हमने 13 की उनको डायरी दी है, हमारे पास लिखित डायरी का सबूत है, और 14 को हमने पुलिस को भेज दिया। 14/9 से लेकर 29/10 तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारा 29/10 को दोबारा बच्चियों के कॉल आने पर हमने SP को कॉल किया तो कार्रवाई हुई, तब कहीं जाके उसको FIR दर्ज करते हैं।
आरोपी को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन इस घटना से पूरा राज्य सदमे में है, जहां से 2015 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम शुरू हुई थी। जींद से दिलबाग अहलावत के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद वजाली, एनडीटीवी इंडिया। बाद चुनावों की 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सलियों ने एक राजनीतिक काफिले पर बड़ा हमला किया था। 29 कांग्रेस के नेता और उनके अंगरक्षक इस हमले में मारे गए। झीरम घाटी में एक स्मारक तो बनाया गया है, लेकिन पीड़ित परिवार अब तक इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अनुराग द्वारी मौके पर पहुंचे। हम इस वक्त दरभा के करीब हैं झीरम घाटी में, और आपको वो सबूत दिखाने की कोशिश करेंगे। संभवतः ये आखिरी सबूत है। मई 25, 2013 में देश के एक प्रमुख राजनीतिक दल पर जो हमला हुआ, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में उसका पूरा नेतृत्व लगभग खत्म सा हो गया था, झीरम घाटी हत्याकांड। आप समझ सकते हैं वो धमाका कितना ताकतवर होगा, जिसकी वजह से लगभग 100 मीटर की दूरी है ये बोलेरो का लाल दरवाज़ा, जो अब यहाँ पड़ा हुआ है। 10 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो उस दिन जो धमाका हुआ होगा, जिसमें 29 लोगों की मौत हुई थी, आप समझिए वो कितना भयानक हादसा था। दो 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जो निर्माण का वर्ष है 2023 है, 32 लाख रुपए बताया गया है और इसी साल बना है। इसके बावजूद आप निर्माण की क्वालिटी से ही सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हुआ था। मैं अपने कैमरा सहयोगियों को कहूँगा कि इस झीरम घाटी शहीद स्मारक के अंदर आएँ और यहाँ पर देखिए कुछ तस्वीरें टंगी हुई हैं, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल हैं, उस वक्त जो विधायक थे उदय मुदलियार, नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, ये पीसीसी अध्यक्ष थे, महेंद्र कर्मा, जिन्हें बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है, और कहते हैं कि यही नक्सलियों के सबसे बड़े निशाने पर थे। 50 गोलियां इन्हें मारी गई थी और इसके अलावा इनको कुल्हाड़ी से भी वार करके इनकी हत्या की गई थी। और कई और भी लोग हैं, शहीद योगेंद्र शर्मा, इसके अलावा कई आपको नाम दिखेंगे सुरक्षा कर्मियों के, जिनके तस्वीरें दिखेंगी जिनके नीचे कोई नाम नहीं है। भारतीय इतिहास, राजनीतिक इतिहास में ये सबसे बड़ी घटना थी, सबसे खूनी, रक्त रंजित, जिसमें एक साथ 29 लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही अजीब सी शांति लगती है, एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो कांग्रेस के ही हैं, उनका भी कहना है कि अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि इस मामले में आगे एनआईए और राज्य सरकार के बीच में चीज़ें फंसती हुई सी दिख रही हैं। मात्र अब जो सड़क बन गई है वहाँ पर, उस वक्त भी टूटी फूटी सड़क ही थी यहाँ पर, उसे मात्र 20 मीटर की दूरी पर है, और जो एक टुकड़ा पड़ा हुआ है वो अभी भी 100 मीटर अंदर। आप समझ सकते हैं कितना ताकतवर विस्फोट होगा ये। तो ये यादें चुनाव में, चूँकि 10 साल हो गया कांग्रेस सत्ता में आ गई, उसके बावजूद इंसाफ नहीं मिला, तो कांग्रेस के कई नेताओं के परिजन भी पूछते हैं कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। झीरम घाटी से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और विकास तिवारी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच इंडिया गठबंधन से जुड़े दल एक दूसरे पर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे सवाल पैदा हो गया है, क्या वाकई लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन बिना गांठ बना रहेगा? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल सपा के मुखिया अखिलेश यादव पहले ही कांग्रेस को धोखा देने का आरोप लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस ने सपा को किनारे किया, उससे गठबंधन में शामिल दूसरे दलों के बीच अच्छा संकेत नहीं गया है। बहुत अच्छा और बेहतर होता अगर इसमें भी कांग्रेस बड़ा दिल दिखा करके जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व छोटी छोटी पार्टियों का है उनको सम्मिलित किया होता, तो कैंपेन में भी मजा आता और एक ब्रॉड बेस एकता भी दिखाई देती। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर तीखा हमला कर चुके हैं। नीतीश कुमार कह चुके हैं कांग्रेस के पास अभी इंडिया गठबंधन के लिए समय नहीं है। जो बातें होती हैं तमाम राजनीति में कोई मर्जर तो हुआ नहीं कि सब एक स्वर में बोले।
कुछ मुद्दे हैं, जैसे लोकसभा के मुद्दे के बारे में उस पर पूछो तो सब एक ही बात कहते हैं, हम मिलजुल कर लड़ेंगे और हमारी सीट शेयरिंग हो जाएगी। अब भाजपा तो पहले ये कहती थी कि कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, हम इकट्ठे हो गए। तो हालात ये दिख रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस सपा में टकराव है, दिल्ली पंजाब में आप के साथ उसकी दूरी बढ़ रही है, बिहार में जेडीयू उसके रुख पर हैरान है, बंगाल और केरल की कहानी अलग है, जहां लेफ्ट के लिए न टीएमसी सीट छोड़ने को तैयार है और न कांग्रेस जमीन। इस वजह से बीजेपी भी तंज कसने में पीछे नहीं है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, यहाँ ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है। उसे लग रहा है कि अगर इन राज्यों में उसकी सरकार बन जाती है तो इंडिया गठबंधन में सीटों की उसकी दावेदारी बढ़ जाएगी। हालांकि इंडिया गठबंधन यह बात पहले कह चुका है कि उसका तालमेल लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव सब अपने ढंग से लड़ेंगे। लेकिन यहाँ अगर तालमेल होता है तो लोकसभा चुनाव में भी काम आएगा, और यहाँ टकराव होता है तो लोकसभा चुनाव में भी उसकी छाया पड़ेगी। यह बात गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस को भी समझनी होगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो मुंबई प्रदूषण की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठा रहा है। मुंबई में 3 घंटे ही पटाखे चला सकेंगे। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक की ही अनुमति हाईकोर्ट ने दी है। अदालत ने चेतावनी दी है कि वायु गुणवत्ता में सुधार करें या सभी सार्वजनिक परियोजनाओं को रोकें। कहा कि कुछ दिन के लिए निर्माण बंद हो गया तो क्या आसमान टूट पड़ेगा। तो 3 घंटे के लिए ही पटाखे चला सकेंगे, शाम 7 बजे से रात 10 बजे मुंबई में।